चलिए अब चूंकि नतीजों का दौर है, दिग्गजों के साथ चर्चाएं हमारी जारी हैं और तीसरी तिमाही में मारुति सुजुकी की आय में हमने 16% की बढ़त देखी। वहीं मुनाफे में भी 12.5% का उछाल देखा। इसके साथ ही एबिटा में भी बढ़ोतरी रही। इस बार के नतीजों और ग्रोथ आउटलुक पर चर्चा के लिए हमारे साथ है कंपनी के ईडी राहुल भारती साहब। राहुल, बहुत बहुत स्वागत आपका और हमें अपना कीमती समय देने के लिए आपका धन्यवाद। हमें ज़रा बताइए नतीजे ओवरऑल किस तरह के आपको नज़र आए, जो आप लोग की उम्मीदें थीं उस पर कितना फिट बैठे और किस मतलब क्या वो फैक्टर्स रहे जिसने इस ग्रोथ को सपोर्ट किया? इस क्वार्टर में Q3 में हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो 12.6% ग्रो किया, जो कि कार्स का वॉल्यूम ग्रोथ के बिल्कुल सिमिलर था। का वॉल्यूम ग्रोथ भी 13% की हुई है। डोमेस्टिक मार्केट में हमारी रिटेल ग्रोथ 8.3% की हुई, लेकिन एक्सपोर्ट मार्केट में बहुत अच्छी ग्रोथ हुई 38% की। ओवरऑल वॉल्यूम ग्रोथ 13% और प्रॉफिट ग्रोथ 12.6% हुआ इस क्वार्टर में ईयर ऑन ईयर। तो हमारा मार्जिन ब्रॉडली स्टेबल रहा है। एबिट मार्जिन 10% रहा है नेट सेल्स का, और उसमें कुछ फैक्टर्स ने प्लस की वजह से पॉजिटिव हुआ, कुछ फैक्टर्स की वजह से नेगेटिव हुआ। जिन फैक्टर्स से इम्पैक्ट आया उनमें हायर सेल्स प्रमोशन थी 20 बेसिस पॉइंट्स का, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट थोड़ी सी ज्यादा थी 40 बेसिस पॉइंट्स का, येन रेट फॉरेक्स थोड़ा सा एडवर्स रहा 20 बेसिस पॉइंट्स का, और खरखौड़ा में कुछ फैसिलिटीज ऑन स्ट्रीम हो गई जिनके डिप्रिसिएशन से 20 बेसिस पॉइंट्स का इम्पैक्ट आया। जो पॉजिटिव फैक्टर्स थे वो थे कमोडिटी प्राइस थोड़ा सा फेवरेबल था 40 बेसिस पॉइंट्स का, और ऑपरेटिंग लेवरेज का भी एडवांटेज मिला थोड़ा सा हायर वॉल्यूम की वजह से 30 बेसिस पॉइंट्स का। तो नेट नेट 100 बेसिस पॉइंट्स नेगेटिव था, 70 बेसिस पॉइंट्स पॉजिटिव था, 30 बेसिस पॉइंट्स का नेट इंपैक्ट आया, जिससे हमारा एबिट मार्जिन सीक्वेंशियली 10.3% से घट के 10% हो गया। लेकिन ये स्ट्रीट के एस्टिमेट्स के मुताबिक ही था, तो एस्टिमेट्स के इन लाइन था। और राहुल जी, इम्पॉर्टेंट बात बताऊं कि जो हैचबैक सेगमेंट है यहाँ पे थोड़ी सी डिग्रोथ देखने मिली है। तीसरे तिमाही में डिक्लाइन आया है, खासकर कि एंट्री लेवल मॉडल्स में यहाँ पे ड्रॉप आई है। इसके अलावा मिड लेवल्स की बात करें तो ये फ्लैटिश रहा है, बट प्रीमियम सेगमेंट में ग्रोथ देखने मिली है। आगे जाते हुए क्या रिकवरी आपको देखने मिलेगा आपका एंट्री लेवल सेगमेंट में, या अभी भी प्रेशर लगता है दबाव बना रहेगा? अभी तो फिलहाल प्रेशर कंटिन्यूड दिख रहा है, लेकिन हम पूरी कोशिश करते रहेंगे कि मास सेगमेंट को, कॉम्पैक्ट कार सेगमेंट को, इंडिया के लिए ये बहुत अहम भूमिका निभाता है। पूरे मास जो सेगमेंट है हर सिटीज में, स्मॉलर सिटीज में एंट्री लेवल सेगमेंट के लिए हमारी कोशिश रहेगी इसको रिवाइव करने के लिए। फिलहाल प्रेशर जारी है। और एक चीज़ जो आपने बताई ख़ासतौर पे एक्सपोर्ट मार्केट की ग्रोथ को लेकर, और आपने उस पर रोशनी भी डाली, आपने परसेंटेज भी वहाँ पर जिक्र किया। हमें ख़ास तौर पे बताइए कि जो जापान में जिमनी का एक्सपोर्ट है वो किस तरह का रहा है, उससे कितनी मजबूती आई है, और पूरे ओवरऑल एक्सपोर्ट मार्केट को अगर हम FY25 में देखें तो मारुति के लिए किस तरह का रहने नज़र आ सकता है? अभी 2 घंटे पहले ही जापान में मेड इन इंडिया 5 डोर जिमनी का डेब्यू हुआ, और ये अब सेकंड मॉडल है जो अनवेल हो रहा है जापान में। आपको याद होगा फ्रॉन्क्स हमने अनवेल की थी जापान में अगस्त 24 में, और हमारा जो पहला शिपमेंट गया था इंडिया से, गुजरात से। अब जिमनी की अनवेलिंग हुई है 5 डोर की, और जो हमने तीसरे मॉडल के बारे में बात की ई विटारा भी जापान को एक्सपोर्ट होगा। तो अब 3 मॉडल हो गए हैं जो इंडिया से जापान में एक्सपोर्ट होंगे, और इसकी वजह से जो हमारे टॉप 5 कंट्रीज ऑफ एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस, उसमें जापान अब चौथे स्थान पर आ गया है। और ये बड़ा एक कॉन्फिडेंस जनरेटिंग स्टेटमेंट है कि जो एक बहुत ही क्वालिटी डिमांडिंग कंट्री, होम कंट्री, मेड इन इंडिया कार्स को रिसीव कर रहा है, और इतने हाई वॉल्यूम में। फ्रॉन्क्स का भी रिस्पॉन्स अच्छा रहा है।
तो इससे हमारे ओवरऑल एक्सपोर्ट्स को भी बढ़ावा मिलेगा। मेरा ये सवाल एक और है कि ई विटारा के बारे में ही सवाल है, जो इनिशियल सेल एक्सपेक्टेशंस है वो कैसा आ रहा है, और इसके अलावा हमें बताइए कि जो डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी रखा गया है ई विटारा के लिए वो कैसा लग रहा है, और इसके मार्जिन क्या प्रोफाइल आउटलुक रहेगा। एक नया सेगमेंट है आपका और नई लॉन्च है, पूरी इंडस्ट्री देख रही है, तो इसके बारे में ज़रा बताएं। डिस्ट्रीब्यूशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा, पर्टिकुलरली बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, क्योंकि प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा है। ये एक आईसी इंजन को कन्वर्ट नहीं किया गया, मॉडल को फ्रेशली डिजाइंड है, पूरा प्लेटफॉर्म हार्टेक ई प्लेटफॉर्म डिजाइन किया है फ्रॉम बॉटम अप एज एन ईवी, और उसके तहत बहुत एडवांटेज मिल जाती है आपको। तो और कई सारे फीचर्स हैं, 500 किलोमीटर प्लस रेंज है जिसका एडवांटेज हमें मिलेगा। लेकिन प्रोडक्ट के साथ साथ ये भी बहुत जरूरी है कि कस्टमर्स को पूरा कॉन्फिडेंस जनरेट हो कि ई इज फॉर बी। अगर उस कस्टमर को डाउट है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल लें या ना लें, तो हमारा कैंपेन है ई फॉर मी, जिसे हम उसको टोटल कॉन्फिडेंस देना चाहते हैं। बिल्कुल सर, एक आखिरी सवाल के साथ मैं आपके पास आना चाहूंगा। बजट को लेकर क्या उम्मीदें रख रहे हैं आप? भारत सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में यूनियन बजट में कई प्राथमिकताओं का ध्यान रखा है। लॉन्ग टर्म कैपिटल इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल सेक्टर, डिजिटल सेक्टर, काफी अच्छा बैलेंसिंग काम किया है, और उसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ अन्य देशों के मुताबिक काफी ऊंची रही है भारत की। तो अगर इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी रहती है तो ऑटो इंडस्ट्री और हमारे को मारुति सुजुकी को भी इसका एडवांटेज रहता है, और हम अगर इकोनॉमिक ग्रोथ होती है तो हम भी उसका पूरा फायदा उठाएंगे। बिल्कुल, शुक्रिया करेंगे भारती जी हमसे इस चर्चा में शामिल हमारे साथ होने के लिए और कारोबार के हर पहलू पर बातचीत करने के लिए, और इसके साथ ही बजट को लेकर अपनी उम्मीदें और ऑटो सेक्टर की तमाम ग्रोथ स्टोरी को हमारे साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसके साथ ही मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा संतोष आपका भी, हमारे साथ आप चर्चा में जुड़े और निवेशकों का मार्गदर्शन